हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्मा स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 12th एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि मानव भूगोल की क्या परिभाषा है। इसमें मैंने दो परिभाषाएं लिखी हुई हैं, आपको जो सही लगे आप वो बोर्ड एग्जाम में लिख के आइएगा। पहली परिभाषा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये बाय मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, आप इसको जो अपनी नोटबुक में लिखें तो सही करके लिखें, यह अध्ययन होगा। एंड देन सेकेंड परिभाषा है मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन है। यानी जो मानव भूगोल है वो मानव यानी मनुष्य, प्रकृति यानी पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन है। इसमें आपको कई ऐसे भूगोलिक विचारधारा के अगर मैं बात करूं तो इसमें कई सारे आपको भूगोलवेत्ता, कई सारे वैज्ञानिक ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं प्रकृति और मानव के बीच संबंध को लेकर के। उन्होंने कई सारी विचारधाराएं, कई सारे मतों को प्रस्तुत किया, पर एनसीईआरटी में आपको सिर्फ उनकी 3 विचारधाराओं को पढ़ना है, जिसमें से पहली है मानव का प्राकृतिकरण, दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण और तीसरा है रुको और जाओ। इसको मैं आपको बताती हूँ। इसमें फर्स्ट है आपका मानव का प्राकृतिकरण, यानी इसको नियतिवाद, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा भी बोलते हैं। देन सेकंड है प्रकृति का मानवीकरण, जिसे संभववादी विचारधारा भी बोला जाता है। इसमें प्रकृति जो है उसका मानवीकरण हो रहा है। एंड देन जो थर्ड है नवनिश्चयवाद, नवनियतिवाद विचारधारा, जिसे रुको और जाओ भी कहा गया है। तो इन्हीं के बारे में हम एक बाय एक यानी 1 by 1 पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करें। तो फर्स्ट है हमारा मानव का प्राकृतिकरण यानी नीतिवाद निश्चयवादी विचारधारा। इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है शुरुआती समय में मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी। मानव आदिम अवस्था में था, ये बात सच है। जो शुरू का समय था यानी जो प्रारंभ का समय था उसमें जो मनुष्य था, जो मानव था, वो आदिम अवस्था में था। हमेशा से ही मानव इसी रूप में तो रहा नहीं, वो पहले एक जानवर था। समय जैसे जैसे बीतता गया, जैसे जैसे समय में परिवर्तन होते गए, बॉडी में चेंजेस होते गए, मानव धीरे धीरे एक इंसान के रूप में आ गया। तो ये तब की बात हो रही है जब मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हुआ करता था। मानव पूरी तरह से देखा जब प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर हुआ करता था। इसमें एक जो थर्ड पॉइंट है उसमें बताया जा रहा है मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार खुद को ढाल लिया था। यानी जो मनुष्य था वो प्रकृति के जो आदेश होते थे यानी उसके हिसाब से खुद को ढाल लिया था। मानव जो होता था वो प्रकृति से जो भी प्राप्त उसको संसाधनों के रूप में होता था उससे ही ग्रहण करता था, जो भी वस्तु उसे मिलती थी वही लेता था। मानव जो जब आदिम अवस्था थी मानव की, तो वो प्रकृति की प्रचंडता से, प्रकृति के प्रकोप से डरता था। मानव प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता था, क्योंकि वो उससे इतना डरता ही था कि वो छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता था। और इसका एक मुख्य कारण था कि टेक्नोलॉजी की कमी, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। उस समय जो टेक्नोलॉजी थी जब मानव आदिम अवस्था में था तब उसका स्तर बहुत ही निम्न था। वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके चलते मानव प्रकृति में कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता था। देन था मानव आदिम मानव प्रकृति को सुनता था और उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था। जो मानव हुआ करता था वो प्रकृति को सुना करता था, प्रकृति को अपनी माता भी मानता था, प्रकृति को अपनी पिता भी मानता था, प्रकृति को वो सुनता था तब। अब तो ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी हो गई हैं जिसमें मानव ने कई सारे मतलब देखा जाए तो संसाधनों का प्रयोग करने लगा है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। देन जब मानव आदिम अवस्था में था तब वह प्रकृति की पूजा करता था, क्योंकि वो प्रकृति से डरता था। उसके पास उसको ये भी नहीं पता था कि अगर बारिश हो रही है
तो उससे भी बचा जा सकता है, बिजली कड़क रही तो उससे भी बचा जा सकता है। तो उससे वो भयभीत होकर, जब उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, उसको ये नहीं पता था कि छाता नामक भी कोई चीज़ होती है जिससे बारिश में बचा जा सकता है। गर्मियों में उसको ये नहीं पता था कि सिर्फ पेड़ों के नीचे ही बैठकर ठंडी हवा नहीं, पंखे, एसी से भी ली जा सकती। तो वो ऑब्वियस सी बात है, जो उस समय का मानव हुआ करता होगा वो उसकी प्रेजेंटेशन से डरता होगा प्रकृति की, और वो काफ़ी भयभीत होता होगा कि जब प्रकृति कहीं ऐसा ना हो जाए कि कभी तेज़ तूफान आ जाए, सब कुछ डुबा ले जाए। तो वो डरता था मानो उस समय। जब मानव आदिम अवस्था में था तब वह प्रकृति की पूजा करता था, ये हमने पढ़ लिया है। आदिम मानव समाज और प्रकृति के प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं को पर्यावरणीय निश्चयवादी कहा गया है। यस, ये जो डेफिनेशन है ये आप बिल्कुल रट लीजिएगा अपने दिमाग में जी। जब आप ये 4 नंबर का आई थिंक पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये आई थिंक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो आप इसको डेफिनेशन को, ये पूरा जो मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, ये सब आपको एक लाइन से पढ़ाया जा रहा है। इसको पेपर में हूबहू वैसे ही लिख के आएंगे तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके जो विचारधारा थे, ये जो हमारी पहली विचारधारा है जो कि हमने पढ़ा, नियतिवाद निश्चयवादी विचारधारा, इसके जो समर्थक थे ये थे रेटजेल, रिटर, हम्बोल्ट। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि नियतिवाद निश्चयवादी विचारधारा यानी जो मानव का प्राकृतिकरण था उसकी विचारधारा के समर्थक कौन कौन थे। कई सारे आपको नाम दे दिए जाएंगे, उसमें आपको टिक भी करना हो सकता है या फिर आपको डायरेक्ट लिखना भी हो सकता है। तो ये 3 व्यक्ति थे। पहले थे रेटजेल, देन सेकंड रिटर एंड देन थर्ड हम्बोल्ट। तो आपको ये याद करते हुए चलना है। तो चलिए, सेकंड विचारधारा है हमारी संभववादी विचारधारा। समय के साथ साथ धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। अभी हम इसमें पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा मनुष्य आदिम अवस्था में था। वो उसको टेक्नोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं था, वो प्रकृति से बहुत डरता था, उसके प्रकोप से बहुत डरता था। प्रकृति से जो भी उसे मिलता था उसी को वो ग्रहण करता था, उसी को वो पहनता था, प्रकृति की वो पूजा करता था, प्रकृति को माता भी मानता था, प्रकृति को पिता भी मानता था। कोई टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण, कोई प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं होने का के कारण मनुष्य जो था वो प्रकृति में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता था, जिससे वो भयभीत हो जाता था कभी कभी कि जो प्रकृति की प्रचंडता है उससे कैसे बचा जा सके। और ये जो संभववादी विचारधारा है ये बिल्कुल उसकी एक अपोजिट विचारधारा है। तो इसको हम पढ़ेंगे। समय के साथ साथ धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता गया, जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, तो मनुष्य के जो विकास हुआ, किसमें, आदिम अवस्था में था मनुष्य, उसको कुछ ज्ञान नहीं था। पर अभी जब हम संभववादी विचारधारा पढ़ेंगे तो उसमें इतना सारा ज्ञान हो चुका होगा कि उसने प्रौद्योगिकी का भी विकास कर लिया होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं। मानव ने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ मानव ने बेहतर प्रौद्योगिकी का भी विकास किया। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे समय बीतता गया जो मानव था उसने सामाजिक और सांस्कृतिक तो विकास हुआ ही, उसका सामाजिक तौर पे भी उसका विकास हुआ, सांस्कृतिक तौर पे भी उसका विकास हुआ, साथ ही साथ उसने टेक्नोलॉजी में भी अच्छा खासा विकास कर लिया था। अब मनुष्य होशियार हो चुका था। अब मनुष्य पहले की अवस्था से बिल्कुल विपरीत हो चुका था। पहले उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था, अब उसको बहुत कुछ नॉलेज हो गई थी। कंप्यूटर उसके हाथ में आ गए थे, हवाई जहाज़ उसके हाथ में आ गए थे। अब वो हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ज्ञान उसको हो चुका था मानव को। तो अब इसमें यही बताया गया है कि बेहतर प्रौद्योगिकी के चलते जब मनुष्य प्रकृति के परिवर्तन कर सकता था, यानी कि अब उसके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई थी, उसने एक अच्छी टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया था, तो वो अब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी कर सकता था। यानी कि प्रकृति के ऊपर ही उसको निर्भर नहीं होना था कि संसाधनों को लेकर। अब वो अन्य प्रकार से भी अपने अपने सारे काम वो कर सकता था। थर्ड है, अब वह प्रकृति से नहीं डरता था। ऑब्वियस सी बात है, जब अच्छी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, अच्छा प्रौद्योगिकी का विकास उसने अच्छे से कर लिया होगा, कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह वो अच्छे से चलाना सीख गया होगा, तो वो प्रकृति पर निर्भर नहीं है। मानव प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा। ये है, अब मानव प्रकृति के ऊपर तो बिल्कुल डिपेंड नहीं होता, अब वो उससे एक अलग हटकर यानी उससे स्वतंत्र होकर रहने लगा। पर्यावरण से प्राप्त
संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मनुष्य ने बेहतर प्रौद्योगिकी का विकास किया। उदाहरण, बारिश से बचने के लिए उसने छाता बनाया। आदिम अवस्था में मैंने आपको बताया कि जब बारिश होती थी, जब तूफान आते थे, जब जल भराव होता था, तो जो मनुष्य होता था वो डर जाता था, प्रकृति की पूजा करने लगता था, प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानता था। पर अब ऐसा नहीं था। अब मनुष्य की टेक्नोलॉजी में उसने अपना इतना विकास कर लिया था कि अब बारिश होती है तो उसने छाता का उपयोग, यानी कि उसने छाते का निर्माण किया। गर्मी हुई, उसने एसी का निर्माण किया, कूलर का निर्माण किया, फ्रिज का निर्माण किया। और ठंड हुई तो उसने हीटर का भी निर्माण किया। ऐसे कई सारे आप एग्जाम्पल पेपर में लिख के आ सकते हैं। बारिश से बचने के लिए रेन कोट का निर्माण किया। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, तभी जो मनुष्य था वो प्रकृति की पूजा भी करता था। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, तो जो मनुष्य अब हैं वो प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगे हैं। इसी विचारधारा को संभववाद का नाम दिया गया। विडाल डी ला ब्लाश, ये जो व्यक्ति हैं विडाल डी ला ब्लाश, ये पेपर में 1 मार्क्स में पूछा गया है, पीटी में भी पूछा गया है, हाफ ईयरली में भी मेरे में तो पूछा गया था और बोर्ड में भी आया था। विडाल डी ला ब्लाश इस विचारधारा के समर्थक थे। तो ये आपका 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति को मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। इसमें ये बताया गया कि जो प्रकृति है वो कई सारे मानव को अवसर प्रदान करती है कि मानव जो है प्रकृति का यूज़ करे, इस्तेमाल एक अच्छे ढंग से करे। पर धीरे धीरे क्या होता है कि जो प्रकृति होती है मानव उसका इतना दुरुपयोग कर चुका होता है, इतने सारे उद्योग लगा चुका होता है, इतनी सारी कंपनियों का उद्घाटन कर चुका होता है कि धीरे धीरे प्रकृति का विनाश होना शुरू हो जाता है, जिससे मानव का प्राकृतिकरण तो नहीं हो पाता, पर जो प्रकृति होता है उसका मानवीकरण वो ज़रूर हो जाता है। अभी थर्ड है इसमें नवनिश्चयवाद विचारधारा। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की। ये एक ग्रिफिथ टेलर, ये भी एक भूगोलवेत्ता हैं। ग्रिफिथ टेलर, ये नाम आपको याद रखना है, ये भी बोर्ड में पूछा गया है। ये एक भूगोलवेत्ता, इन्होंने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की थी कि जो 2 विचारधाराएं, निश्चयवादी विचारधारा और संभववाद विचारधारा, ये उसके मध्य का मार्ग है। नवनिश्चयवाद विचारधारा ना तो पूरी तरह से स्वतंत्र है, ना ही पूरी तरह से आदिम अवस्था में, ये उसके एक बीच का मार्ग है जिसको बोला गया है नवनिश्चयवादी विचारधारा। इसमें देखिए बताया गया है कि ये ना तो पूरी तरह से, ये देखिए, ये ना तो पूरी तरह से पर्यावरणीय निश्चयवादी है और ना ही तो संभववाद है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद का भी नाम दिया गया है। ये रुको और जाओ इसको क्यों कहा गया है, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। तो आप ने ग्रीन लाइट और रेड लाइट रोडों पे भी देखी होंगी, और जो रेल की जो पटरियाँ होती हैं उस पर भी आपने ग्रीन लाइट और येलो लाइट और रेड लाइट देखी होंगी। तो जब ग्रीन लाइट जलती है तो उसका मतलब होता है कि जाओ, अभी रास्ता साफ़ है, अभी रास्ता सही है, तो आप उस रास्ते पे आप जाते हो। और जो सेकंड होता है रुको, यानी कि लाल, जो कि रेड लाइट होती है सड़क पे या फिर आप पटरी पे भी देखते होंगे, उसका मतलब होता है रुक जाओ। तो प्रकृति भी एक अंत के बाद, एक समय के बाद वो ऐसा बोल देती कि अब बस मेरा दुरुपयोग बहुत हो चुका है, अब इसके बाद नहीं हो सकता है। पर जैसे जैसे प्रकृति आपको देखा जाए, आपको जैसे जैसे प्रकृति आपको मौका देती है, वो आपको एक सिग्नल देती है कि हाँ अभी मेरे पास काफ़ी सारे संसाधनों के लिए समय है, तो हम प्रकृति का यूज़ करते हैं, प्रकृति की लकड़ियों को काटते हैं, उनको कई तरीके के उपयोगों में, कई तरीके के निर्माणों में लगाते हैं। एक समय के बाद जो प्रकृति होती है वो भी रेड सिग्नल दे देती है कि बस हो गया, इसका मतलब यही है, रुको और जाओ का मतलब यही है। एंड देन है प्रकृति नियमों का अनुपालन करते हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे मनुष्य आदिम अवस्था से जो हमारी दूसरी वाली अवस्था थी जिसमें जो मानव था, उसका तो प्राकृतिकरण नहीं हो सकता,
परंतु जो प्रकृति का मानवीकरण हुआ उस अवस्था में अगर हम देखें तो मानव ने जो प्रकृति थी उसका बिल्कुल भी अनुपालन नहीं किया, वो स्वतंत्र हो चुका था प्रकृति से। तो इसमें यही बताया गया कि अगर प्रकृति का सही ढंग से अनुपालन हम करते तो प्रकृति पर हम विजय प्राप्त कर सकते थे। सो इट इज़ द लास्ट टॉपिक इन योर एनसीईआरटी बुक, प्रौद्योगिकी का विकास। टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ? प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। ये टाइपिंग में बच्चों मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे होगा सूचक होती है। आप जब भी नोटबुक में लिखें तो सही लिखें, कीबोर्ड पे टाइपिंग के समय हो जाता है ऐसा गड़बड़ी। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। मानव ऐसा तो था नहीं कि मनुष्य ने बिल्कुल प्रकृति को बिना जाने ही जो भी उसके मन में आया वो कर डाला, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर उद्योग मनुष्य लगा रहा है, काफ़ी सारे उद्योग लगा रहा है, तो उसमें प्रकृति को भी हानि पहुंच रही है, तो वो मनुष्य के दिमाग में हमेशा रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। पर अभी जो आदिम अवस्था में था, आपने देखा कि बहुत उसकी पूजा पाठ करता था, मनुष्य प्रकृति को ही सब कुछ मानता था। उसके बाद बिल्कुल अपोजिट हो गया, प्रकृति को कुछ नहीं मानता, प्रकृति से स्वतंत्र हो चुका था। तो इसमें यही बताया गया है कि जो मानव है वो प्रकृति को नियमों को एक बेहतर ढंग से जब उसने समझा तभी उसने एक अच्छी टेक्नोलॉजी का विकास किया। जैसे कि घर्षण और ऊर्जा संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में मदद की। जब मानव ने घर्षण ऊर्जा के बारे में, उनकी संकल्पनाओं के बारे में पढ़ा और समझा, तभी उन्होंने अग्नि की खोज में हमारी मदद की, घर्षण और ऊर्जा ने। डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान, ये एक इम्पॉर्टेंट है। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान यानी कि जो आसमान में जो जहाज़ उड़ते हैं, आपने देखा होगा वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से चलते हैं। तो जब तक जो प्रकृति है उसके नियमों को पढ़ेंगे नहीं भूगोलवेत्ता लोग, तो उसको समझना बहुत मुश्किल है। जब उन्होंने वायु की गति के बारे में जब उन्होंने विकसित, देखिए इसमें अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। जो वो भूगोलवेत्ता थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब वायु की गति के नियमों को पढ़ा तभी उन्होंने जहाज़ की जो गति थी उन्होंने किस गति पे वो चलना चाहिए, तभी ये संभव हो पाए, वरना ऐसा नहीं हो पाता। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर विद नोट्स पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर पूरा समझ में